हेलो एवरीवन। क्वांटम फिजिक्स में आज का जो टॉपिक रहेगा दैट वाज फाइनाइट पोटेंशियल वेल। और हाँ, आगे जाकर के रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का रिजल्ट भी आप लोग याद रखेंगे, वो रिजल्ट हम आपको बताएंगे। बेसिकली आज के लेक्चर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के अगर बन सकते हैं, जो कि बने भी हैं CSR नेट फिजिकल साइंस के एग्जाम में भी है, गेट फिजिक्स एग्जाम में भी है, IIT जेम फिजिक्स एग्जाम में है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हैं कि नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कैलकुलेट करना, और दूसरा ये है कि जो हमारे पास ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट का जो वैल्यू आएगा, यू शुड हैव टू रिमेंबर, वहां से न्यूमेरिकल हमारा बन सकता है, ठीक है। तो आज हम इसे डेरिवेशन के माध्यम से सीखेंगे, कैसे बाउंड स्टेट सॉल्यूशन जो है वो आप लोग कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स पॉसिबल। अगर आपको एक वी नोड का वैल्यू यानी कि जो स्ट्रेंथ है पोटेंशियल का वैल्यू आपको अगर दे देता है, तो उसके बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ बाउंड स्टेट सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पर बेस्ड जो है फॉर्मूला भी आपको पता रहना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज फाइनाइट पोटेंशियल वेल। सो देखो, पोटेंशियल वेल यानी वेल शेप आपने यहां पर बनाना है। ये हमारे पास वेल शेप है, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो हम अज्यूम कर लेते हैं -v0, ठीक है ना। हालांकि इसका डेप्थ होगा, वेल है तो डेप्थ है ऑब्वियसली, तो -v0 इसका हम लोग स्ट्रेंथ अज्यूम करके चल लेते हैं। नेगेटिव साइन में है हमारे पास, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट इज x = 0, ये हमारे पास +a/2, ये हमारे पास होगा -a/2। यहां पर पोटेंशियल 0 है, यहां पर भी पोटेंशियल 0 है, सिर्फ और सिर्फ इतने से रीजन में हमारे पास डेप्थ है -v0। पार्टिकल यहां ट्रैप्ड है। अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि जो हमारे पास 3 रीजन्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो इन रीजन्स में वेव फंक्शन का क्या वैल्यू होगा। और आप इसको 2 पॉसिबल केसेस में करेंगे, एक बाउंड स्टेट सॉल्यूशन, दूसरा अनबाउंड स्टेट सॉल्यूशन। और फिर उसके बाद आप ये देखेंगे यहां पर कि जो हमारे पास नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स है वो आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ओके। तो फिलहाल ये हमारे पास पोटेंशियल वेल है। सबसे पहला काम क्या है, रीजन 1 और रीजन 3 के लिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना, क्योंकि दोनों केस में आप देख रहे हैं पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, ओके। सो रीजन 1, और हाँ, यहां पर 2 केस बन सकते हैं। देखो, पार्टिकल की जो एनर्जी है इट शुड बी लेस देन पोटेंशियल एट x = ±∞। ये कंडीशन इंपोज आप करवा सकते हैं फॉर बाउंड स्टेट सॉल्यूशन, क्योंकि हम पहले बाउंड स्टेट सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन आप इंपोज करवाएंगे फॉर बाउंड स्टेट सॉल्यूशन। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर x = -∞ एंड x = +∞, जो वैल्यू है पोटेंशियल का वो 0 के इक्वल है। दैट्स वाई एनर्जी E शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो बाउंड स्टेट सॉल्यूशन की ये हमारे पास कंडीशन है। ये हम लोग केस 1 यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज केस नंबर 1। तो रीजन 1 और रीजन 3 के लिए हमारे पास सेम ही आएगा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड दैट वाज d²ψ/dx² प्लस में 2m/h² एंड देन E - v of ψ = 0, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ही 0 है रीजन 1 और 3 के अंदर, इसलिए हम डायरेक्टली इसे E लिख देते हैं, ओके। अच्छा, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिख सकता हूं यहां पे d²ψ/dx² एंड माइनस का 2m/h² एंड -E ψ = 0, ठीक है। तो इसे ऐसा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज देखो पॉजिटिव को आप नेगेटिव यहां लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई नेगेटिव यहां लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना, दिस टर्म, जिसे हम कुछ k1² अज्यूम कर लेते हैं, तो ये k1 का वैल्यू रियल आ जाए, इसके लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। यहां पे k1 का वैल्यू रियल आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास पहले से ही एनर्जी नेगेटिव में है, दैट नेगेटिव दिस नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। तो जो k1 का वैल्यू मेरे पास है रूट में -2me/h², देन ड्यूरिंग द बाउंड स्टेट सॉल्यूशन ये हमारे पास इमेजिनरी ना हो जाए, ये रियल हमारे पास में लाई करे, तो इसके लिए आपको माइनस साइन यहां पर अलग से रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने प्लस साइन को लिख दिया माइनस, और यहां पर माइनस। नाउ अब इस इक्वेशन का है ना, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, होमोजेनियस टाइप, और वो भी राइट साइड हमारे पास 0 है, तो यहां इसका सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें, तो मेरे पास होगा m² माइनस का k1² = 0, और इससे दैट m = +- k1।
रियल रूट्स हैं लेकिन डिफरेंट हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या साई का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा c1 e की पावर k1x प्लस में हो जाएगा c2 e की पावर माइनस का k1x। लेकिन क्या ये दोनों ही हमारे पास पॉसिबल केस बन रखा है रीजन 1 और 3 में? नहीं। देखो अगर रीजन 1 की हम बात करें, है ना, रीजन 1 की अगर हम बात करें तो रीजन 1 के अंदर हम इसको psi1 से डिनोट कर देते हैं, और रीजन 1 में हमारे पास ये दोनों टर्म्स इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज जिस समय x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, है ना, रीजन 1 में x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगा, तो ये जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू या ये टर्म कह लीजिए आप, ये टर्म इंफिनिटी बन रखा है ना, x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी रखिए यहाँ पे, माइनस इंफिनिटी एंड दिस माइनस गॉट प्लस इंफिनिटी, और e की पावर प्लस इंफिनिटी होता है हमारे पास इंफिनिटी, तो साई हमारे पास इंफिनिटी हो जाएगा। बट दैट वाज नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी पर हमारे पास वेव फंक्शन का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट वाज नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। इसलिए आप क्या करेंगे, इस टर्म को जीरो मानना पड़ेगा व्हेन यू डील विद द रीजन नंबर 1, और रीजन नंबर 3 में x का वैल्यू इंफिनिटी रखने पर हम देख रहे हैं ये वैल्यू हमें इंफिनिटी मिल रहा है, सो टोटल वेव फंक्शन मुझे इंफिनिटी मिल जाएगा। तो रीजन नंबर 3 के लिए ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए प्रेजेंट, ओनली एंड ओनली दिस टर्म यू शुड हैव टू टेक। ओके, सो रीजन 1 में psi1 का वैल्यू होना चाहिए c1 e की पावर k1x, ठीक है, फॉर फिजिकली एक्सेप्टेबल। और अगर हम रीजन 3 की बात करें, फॉर रीजन नंबर 3, तो यहां पर हमारे पास होगा psi3 का वैल्यू c2 एंड e टू द पावर माइनस का k1x। क्योंकि आपने रीजन 1 और 3 में वेव फंक्शन को डिफाइन कर लिया है, अब हम नेक्स्ट करेंगे रीजन 2 में वेव फंक्शन को डिफाइन। सो यू हैव टू अगेन राइट डाउन द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द रीजन नंबर 2। सो देखो यहां पर ना रीजन नंबर 2 लिख देते हैं, यहां हो जाएगा हमारे पास में e माइनस ऑफ माइनस वी नोड, है ना, तो e प्लस वी नोड हो गया, e प्लस का वी नोड हो गया। ओके, अब यहां प्लस साइन हो गया, चलिए मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं। सो यहां से मेरे पास आएगा डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस में हो गया k2 स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, जहां पर k2 का वैल्यू है अंडर रूट में 2m बाई एच कट स्क्वायर एंड e प्लस में वी नोट। अगेन हम कह रहे हैं इसका वैल्यू रियल एग्जिस्ट करना चाहिए, और रियल एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन हमारे पास है कि e प्लस वी नोट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या आप ऐसा कह लो कि e इज ग्रेटर देन माइनस वी नोट हमारे पास होना चाहिए। देखो एनर्जी इस केस में नेगेटिव है ना, एनर्जी नेगेटिव है, तो एनर्जी नेगेटिव लेकिन माइनस वी नोट से क्या होगा, अधिक होना चाहिए, तभी हमारे पास k2 क्या होगा, रियल लाई करेगा। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो मेरे पास आएगा m स्क्वायर प्लस का k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू आ गया प्लस माइनस आयोटा k2। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं तो इस वजह से साई का वैल्यू हो जाएगा एक्चुअल में psi2 का वैल्यू, क्योंकि हम रीजन 2 के लिए लिख रहे हैं, तो psi2 का वैल्यू हो जाएगा c3 कोस ऑफ k2x प्लस में c4 साइन ऑफ k2x। ठीक है, ये मेरे पास में आ रहा है psi2 का वैल्यू। एक बात आप ध्यान रखें, जो पोटेंशियल आप देख रहे हैं ये सिमेट्रिक नेचर का है। आप देखें ना यहां पर -a/2 और +a/2, पोटेंशियल का वैल्यू टू बी सेम। ओके, इट इज सेम, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है जो हमें दे रखा है इसमें फाइनाइट पोटेंशियल वेल के केस में, दैट वाज एक्चुअली सिमेट्रिक, वो हमारे पास सिमेट्रिक है। और क्योंकि जब भी पोटेंशियल हमारे पास सिमेट्रिक होता है तो आप वेव फंक्शन को बारी बारी से लिख करके फिर सोल्व करेंगे, तो ऐसा कोई हमारे पास में मतलब चेंजेस नहीं आएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले कोस k2x सॉल्यूशन आप अज्यूम कर लीजिए और फिर आप सॉल्यूशन करेंगे, और एक बार आप साइन k2x जो है वो अज्यूम कर लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। उसका रीजन है आप एक और भी समझ सकते हैं, बेसिकली यहां पर डायरेक्टली आप एनर्जी आइगन वैल्यू सोल्व नहीं कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बनेगा, और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको चाहिए रहेगा कि अगर आप कंप्लीट ये वेव फंक्शन psi2 अज्यूम करेंगे तो आपके पास जो बनेगा ना यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो आप उसको सोल्व कर नहीं पाएंगे। तो आप बारी बारी से सॉल्यूशन जो है ना कंसिडर कीजिए, एक बार के लिए cos k2x और एक बार के लिए sin k2x, आप बारी बारी से यहाँ कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज पोटेंशियल यहाँ पर सिमेट्रिक है। ठीक है, सो फॉर नाउ अज्यूम ठीक है psi2 इज इक्वल टू c3 cos k2x। ऐसा नहीं है कि हम इसको यहां नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो हम बारी बारी से सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं यहां पे ताकि जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन यहां बनेगी वो इजी हो जाए और उसको डील हम लोग इजीली कर पाए। एक बार cos k2x लेकर के
और एक बार के लिए साइन k2x लेकर के, ठीक है। तो चलिए हमारे पास में ये वैल्यू भी आ गई है, ये हमारे काम का है, ठीक है, सॉल्यूशन, और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी को हम रब करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है और बाउंड्री कंडीशन से कैसे हम लोग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जो है वो बना करके और सॉल्यूशन के लिए हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। एक बात और आप ध्यान रखें, देखो यहाँ psi1, psi3 और psi2 तीनों हमारे पास रियल हैं, और अगर ये रियल हैं तो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आप कैलकुलेट करेंगे इधर इट इज J1, J2 और J3, जिसका फॉर्मूला होता है h/m इमेजिनरी पार्ट ऑफ psi स्टार डेल psi, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 0 मिलेगी, क्योंकि देखो इमेजिनरी पार्ट तो आपको दिखेगा ही नहीं इस केस में, है ना, तो ये वैल्यू आपको 0 मिलेगी। फॉर एनी रियल फंक्शन, फॉर एनी रियल वेव फंक्शन ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर J1 कैलकुलेट कर लो, चाहे J3 चाहे J2, आपको J का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। इट मीन्स यहां पर जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है उसका वैल्यू 0 मिल जाएगा, है ना। ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट J से रिलेट करता है, और क्योंकि ये 0 है इस केस में तो आपको वैल्यू भी 0 मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं यहां पर कि जब बाउंड स्टेट सॉल्यूशन को आप डील कर रहे होते हैं सो टनलिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास अराइज नहीं होता है ना, जैसा कि स्टेप पोटेंशियल के केस में हो रहा था टनलिंग हमारे पास में अफेक्ट, वैसा यहां देखने को नहीं मिलेगा जब एनर्जी लेस देन 0 होगा, यानी बाउंड स्टेट सॉल्यूशन के लिए। हाँ, अनबाउंड स्टेट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में psi1, psi3 इमेजिनरी आ जाएंगे, इसलिए उस टाइम पर हमारे पास में टनलिंग हमारे पास में कॉन्सेप्ट अराइज होगा। टनलिंग कॉन्सेप्ट से हम ऐसा कह सकते हैं कि रीजन नंबर जो 3 है उसमें पार्टिकल के होने की संभावना हमारे पास रहती है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट का जो वैल्यू है वो आपने याद रखना है, उसको हम डिराइव नहीं करेंगे, वो एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। सो दैट रिजल्ट यू शुड हैव टू रिमेंबर, ओके। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, बाउंड्री कंडीशन। सो अप्लाई नेक्स्ट द बाउंड्री कंडीशन। देखो बाउंड्री कंडीशन यहां पर ये कहता है कि जैसे ये हमारे पास में था ना, ठीक है, पोटेंशियल वेल यहां psi2 और यहां पर psi3 और यहां था हमारे पास x = a/2। तो बेसिकली ये हमारे पास फाइनाइट हाइट थी ना, इसकी हाइट कितनी थी, फाइनाइट थी ना, माइनस का v नोड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि psi2 और psi3 दोनों कंटिन्यूस हैं। कंटिन्यूस कहने का मीनिंग ये हो गया कि x = a/2 पर दोनों हमारे पास में सेम रिजल्ट देगा। दूसरा ये है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस नेचर का है। वो कंटिन्यूस नेचर का क्यों है, क्योंकि इस केस में आपने फाइनाइट पोटेंशियल वेल को यहां पर डिस्कस किया है। अगर इन्फिनाइट होता तो फिर डिसकंटिन्यूटी आ जाती x = a/2 पर, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल जब हम डील करते हैं ना, तो डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल में आपका डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, तो फिर उसको सोल्व करने का मेथड भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो अभी के लिए हम ऐसा कह रहे हैं कि psi2 का वैल्यू एट x = a/2 एंड जो psi3 का वैल्यू आएगा एट x = a/2, दीज आर सेम, ठीक है। तो देखो psi2 हमारे पास ये है, अभी के लिए मैंने ये वाला सॉल्यूशन अज्यूम किया है, तो मेरे पास आएगा c3 cos k2 a/2 इज इक्वल टू, फिर psi3 हमारे पास ये है तो इसका हो जाएगा हमारे पास c2 e की पावर -k1 a/2। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की भी बात कर रहे हैं, तो psi2 डैश एट x = a/2 इक्वल हो जाएगा psi3 डैश एट x = a/2, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट यहां से मेरे पास आएगा, देखो इसका ना आपने डेरिवेटिव लेना है x के रेस्पेक्ट में, तो यहां से मेरे पास आएगा -c3 एंड cos k2 और a का वैल्यू है a/2 एंड k2x का हो जाएगा हमारे पास k2 इक्वल्स टू, ये हमारे पास psi3 का डेरिवेटिव लेना है, तो मेरे पास आएगा c2 e की पावर -k1 a/2 और फिर -k1x का हो जाएगा -k1, ठीक है ना। -k1x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा -k1। अच्छा, ये माइनस प्लस हो गया और कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। सो लेट मी डिवाइड इक्वेशन 2 विद इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर साइन भी आएगा ना, दिस इज साइन, ठीक है, कोस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 को 1 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा देखो k2, ठीक है, एंड देन c3 से ये c3 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन है यहाँ कोस है, बाकी फैक्टर k2 a/2 यहाँ पर भी है, तो ये बन जाएगा tan ऑफ k2 a/2 एंड दिस इज इक्वल टू, फिर देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, कैंसिल आउट होगा, k1 बचेगा सिर्फ, ठीक है।
अभी देखो इस फॉर्मेट का अगर हम लिखना चाहते हैं ना, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं tan ऑफ k2a/2 इज इक्वल टू k1a/2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा k2a/2। इस फॉर्मेट का लिख दिया मैंने। देखो ना k2a/2 था ना, तो यहां पर मैंने a/2 से मल्टीप्लाई और a/2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो अभी देखो ये जो हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन नहीं बन रही है, क्योंकि आप देखो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे भाई, प्लॉट ही तो करना होता है हमारे पास। कोई फंक्शन यहां पर आए, कोई फंक्शन यहां पर आए, ठीक है, और उसको आप प्लॉट करो। तो प्लॉट करना हमारे लिए इसके लिए इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई होने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इसको मॉडिफिकेशन करें और फिर किसके रेस्पेक्ट में आपने प्लॉट करना है इस ग्राफ को, तो वो आप लोग यहां पर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो बाकी सब मेरे काम का नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ये इक्वेशन को हम लोग फर्दर जो है ना रिड्यूस करेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के अंदर। नाउ अब देखिए यहां से हमने k1 डिफाइन किया था रूट में माइनस का 2me बाय h कट स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखो k1 स्क्वायर आ गया हमारे पास में माइनस का 2me बाय h कट स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से जब आप k2 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, दैट वैल्यू गिव्स मी 2m v नोट प्लस e डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर। अब हम नहीं चाहते कि नेगेटिव साइन यहां पर हो, इसलिए काम करते हैं, इन दोनों को ना ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, माइनस का 2me बाय h कट स्क्वायर और प्लस का 2me बाय h कट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू ऐड दीज बोथ, देन मेरे पास आएगा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v नोट बाय h कट स्क्वायर, ठीक है। और मुझे तो इस फॉर्मेट का चाहिए k1a/2 k2a/2। तो एक काम करेंगे यहां पे, क्योंकि स्क्वायर लग रखा है ना, तो a/2 के होल स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ठीक है। सो k1a/2 का होल स्क्वायर प्लस में k2a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v नोट बाय h कट स्क्वायर एंड a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो है ना एक काम करते हैं, k1 a/2 का वैल्यू हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास यहां से आएगा अंडर रूट में, स्क्वायर था ना तो अंडर रूट लगेगा। ये वैल्यू, इसे काम करते हैं p नोट स्क्वायर मान लेते हैं माइनस में, फिर ये वैल्यू, तो एक काम करेंगे इसे p स्क्वायर अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो p नोट का वैल्यू मैंने अज्यूम किया है 2m v नोट डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर एंड a/2 का होल स्क्वायर। ये मैंने अज्यूम किया है p नोट स्क्वायर को, ओके, ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा p नोट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो p का वैल्यू है दैट आई अज्यूम है k2a/2। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी आपकी, दिस इक्वेशन रिड्यूसेस एज k2a/2 p के इक्वल है, सो tan p हो गया इज इक्वल टू k1a/2 इसके इक्वल है, तो अंडर रूट में p नोट स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय k2a/2 जो कि p के इक्वल है। और इसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट में p नोट माइनस p इसका होल स्क्वायर माइनस का 1। बताओ, अब ये एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि देखो ये भी p की फॉर्मेट में है, ये भी p की फॉर्मेट में है, इसका मतलब ये कुछ फंक्शन होगा। लेट अस कॉल दिस एज ए फंक्शन f1, इसको कुछ फंक्शन नाम देते हैं f2। तो आप दोनों फंक्शन का बनाएंगे ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू किसके, p के वेरिएशन के साथ जो है आप ग्राफ दोनों बनाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि किन पॉइंट्स पर हमारे पास में ये दोनों कट कर रहे हैं आपस के अंदर, और वो हमें प्रोवाइड करेंगे बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस। बाउंड स्टेट सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो गया कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ p के लिए आपको बाउंड स्टेट सॉल्यूशन मिलेंगे, और कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ p का मीनिंग ये हो गया हमारे पास में कि p कह लो या p नोड कह लो, ठीक है ना। तो p के लिए जैसे p किससे रिलेट करता है, k2 से रिलेट कर रहा है ना, तो k2 आपको डिफरेंट मिलेंगे बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस में, और k2 क्योंकि एनर्जी से रिलेट कर रहा है तो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ सिमेट्रिक होंगी, कुछ हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होंगी। तो एक बात बताइए, ये tan p कब आया है? ये tan p हमारे पास फैक्टर तभी आया है जब आपने psi2 को अज्यूम किया है कोसाइन फंक्शन। बताओ, कोसाइन फंक्शन अज्यूम किया था ना, c3 cos k2x, तब उस टाइम पे हमारे पास क्या है, tan p। एक बात बताइए, अगर हम सॉल्यूशन को अज्यूम कर लें c4 sin k2x, जो हमारे पास में हमने नेग्लेक्ट किया था ना कि अभी के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं वो, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर हम लोग साइन वाला फंक्शन लेते तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता, द रिजल्ट वुड बी कोट p। भाई tan p की जगह पर क्या हो जाता, कोट p हो जाता। तो अभी हम ऐसा कह रहे हैं, यही सेम इक्वल होगा कोट p के इक्वल भी, तो इसे हम एक काम करते हैं फंक्शन f3 अज्यूम कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें, f1 f2 और f3 का एक साथ ही ग्राफ बना लो, सबसे अच्छा रहेगा हमारे पास, बारी बारी से बनाने से बढ़िया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोट p कब आया है, व्हेन यू अज्यूम psi2 इज साइन फंक्शन।
ठीक है। अब कोसाइन फंक्शन हमारे पास किस नेचर का होता है? सिमेट्रिक का होता है, सिमेट्रिक का होता है। और कोसाइन फंक्शन का साइन फंक्शन का नेचर कैसा होता है? एंटी सिमेट्रिक नेचर का होता है। एंटी सिमेट्रिक है ना, x की जगह पर अगर -x से रिप्लेस कर देंगे तो साइन ऑफ -x कितने के बराबर होता है? -sin x। ठीक है, सो दिस इज द एंटी सिमेट्रिक नेचर। और इसका कैसा नेचर होता है? सिमेट्रिक नेचर। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आप फंक्शन f1 और फंक्शन f2 का जो ग्राफ बनाएंगे और जिन पॉइंट्स पर ये कट करेंगे, वो पॉइंट्स मुझे सिमेट्रिक बाउंड स्टेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। और जिन पॉइंट्स पे f2 और f3 आपस में कट करेंगे, वो मुझे एंटी सिमेट्रिक बाउंड स्टेट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ p यू शुड हैव टू गेट। ओके, यू हैव गेट द सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ p, और यू से दैट पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ k2, और यू से दैट पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? f1, f2 और f3 एक काम करते हैं, तीनों का ना एक ही डायग्राम में बना देते हैं। ठीक है, काम खत्म हो जाएगा, नहीं तो बारी बारी से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बारी में बना देते हैं। सो बिफोर वी ड्रॉ द ग्राफ, हम पहले ग्राफ को बनाएं, उससे पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि फंक्शन f1, f2 और f3 का जो बिहेवियर है p के साथ में वो कैसा है ना, तभी तो आप ग्राफ बना पाएंगे। एक बात और आप ध्यान रखें, अगर p को -p से रिप्लेस कर दूंगा अगर मैं, तो ये जो f2 का वैल्यू है ना, उसमें अगर p को -p से रिप्लेस करेंगे तो इस इक्वेशन पे कुछ असर तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो एक काम करो ना, सबसे बेस्ट ये है कि आप पॉजिटिव जो भी है ना, पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो ग्राफ बनेगा, आप सिर्फ उसी को कंसिडर करके चलो, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, आपको नेगेटिव में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में ये f2 तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, f1 एग्जिस्ट कर सकता है, f3 एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसके नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे यहां पर ±π/2 ±π, है ना, ऐसे हो सकती हैं वैल्यूज। लेकिन यहां पर तो p का वैल्यू नेगेटिव लेते के साथ ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा f2। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे, बिकॉज दोनों का इंटरसेक्शन देखना है ना मैंने तो अगर आप नेगेटिव में ग्राफ बनाओगे तो उसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि हमारे पास ऐसा एक ग्राफ आप लोग बनाएं। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारे पास 0 है, देन वी हैव π/2, फिर इसके बाद पाई, फिर आएगा हमारे पास 3π/2, फिर आएगा हमारे पास में 2π, नेक्स्ट इज 5π/2, नेक्स्ट इज 3π, चलता रहेगा इस प्रकार से, है ना। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ p। ठीक है, ये हमारे पास p की वैल्यूज हैं, और यहां हमारे पास में फंक्शन f है, जो f1 भी हो सकता है, f2 भी और f3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा नेचर की बात करता हूं। देखो tan p का अगर हम ग्राफ देखें तो tan p का ग्राफ वैसे स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए। ठीक है, पता भी होगा, sin p बाय cos p लिखते हैं, है ना। तो ये वैल्यू मुझे 0 कब देगा? tan p का ग्राफ ये वैल्यू 0 कब देगा? देखो जिस टाइम पे sin p का वैल्यू 0 होगा, sin p का वैल्यू 0 होगा, दैट मीन्स p का वैल्यू nπ के इक्वल हो गया। जैसे 0 है, पाई है, 2π है, 3π है, उन सभी वैल्यूज पर tan p हमारे पास यानी फंक्शन f1 बिकम 0, है ना, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इन पॉइंट्स पे आपको 0 मिलेगा, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां पर 0, ना। लेकिन अगर हम cos p की जगह पे π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 मिलेगा, और इसका वैल्यू 0 मीनिंग ये हो गया 1/0 इज इन्फिनिटी, यानी एक डिसकंटिन्यूटी आ गई एक तरीके से। तो फंक्शन f1 में डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट हैं at the values of p equals to π/2, 3π/2, 5π/2 and so on। ठीक है, ये tan p का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। तो आप थोड़ा सा देखिए यहां पे, पहले p इज इक्वल टू nπ, जहां पर n का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3, है ना। वैसे नेगेटिव में भी हैं वैल्यूज, लेकिन ग्राफ ही नहीं बना रहे उस साइड में तो हम। ठीक है, अच्छा तो देखो यहां पर ऐसे जाना चाहिए ग्राफ। ठीक है, हाँ ऐसा होना चाहिए ना ग्राफ हमारे पास में। ठीक है, देखो ये हमारे पास ग्राफ होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे पाई की। ठीक है ना, तो पाई पे हमारे पास 0 होगा, तो नेक्स्ट इज पाई, और 3π/2 पे डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो नेक्स्ट ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट 2π पर 0 और यहां पर डिसकंटिन्यूटी, दैट मींस ग्राफ विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाए हैं दिस एंड दिस, ये किसको डिनोट कर रहे हैं? f1 को। ठीक है, ध्यान रखना है, ये f1 को, ये f1 को, और ये भी हमारे पास f1 को डिनोट कर रहे हैं।
एक बार F3 की और बात करते हैं। देखो F3 रिवर्स हो जाएगा, कंप्लीटली रिवर्स है, क्योंकि कोट P जो है ना वो tan P का रिवर्स होता है, मतलब cos P बाय sin P हो जाएगा। यानी जिन पॉइंट पे मुझे ये डिस्कंटिन्यूटी दे रहा था वो पॉइंट्स पे ये फंक्शन F3 0 होगा, और जिन पॉइंट्स पे हमें ये डिस्कंटिन्यूटी प्रोवाइड कर रहा था उस पे वो 0, और जहां ये 0 है वहां पर उसमें डिस्कंटिन्यूटीज। ठीक है, मीनिंग ये हो गया। अब जो है कोट P का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है ना, दिस इज F3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा दिस इज F3। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज दिस इज F3। ठीक है, ये हमारे पास F3 होगा। ठीक है, 3 पाई तक हम लोग लेकर के चल रहे हैं, उसके आगे आप बना सकते हैं वैसे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे F2 के वेरिएशन की। F2 का वेरिएशन अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग पॉइंट पर P का वैल्यू 0 है, तो जिस समय मैं इसको 0 रखूंगा तो P0 बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर -1 करो इन्फिनिटी आएगा, मतलब स्टार्टिंग में इसका वैल्यू कितना था, इन्फिनिटी था। ठीक है, फिर धीरे धीरे P का वैल्यू कब 0 होगा, तो P का वैल्यू 0 इस समय पर होगा जब P का वैल्यू P0 के इक्वल हो जाएगा। देखो ना, ये टोटल फंक्शन F2 विल बी 0, F2 विल बी 0 ओनली इफ द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू P0 होगा। बताइए ना एक बार भाई, जिस टाइम पे P इज इक्वल टू P0 होगा तो 1 हो जाएगा ये, एंड 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और रूट में लग रखा है तो वैल्यू इज 0 है ना, तो 0 हो जाएगा। अब लेकिन ये P0 कहां पे है ये हमें नहीं मालूम, P0 कहां पे है, तो इसके तो वेरियस पॉसिबल चांस बन सकते हैं कि P0 कहां पर है। हो सकता है P0 जो है वो 0 से π/2 के बीच में हो सकता है P0 जो है वो π/2 से π के बीच में हो सकता है P0 जो है इट एग्जिस्ट बिटवीन द π एंड 3π/2 वैल्यूज। सो देयर आर वेरियस पॉसिबल केसेस, और वेरियस पॉसिबल अगर केसेस मेरे पास बन रहे हैं, P0 की डिफरेंट वैल्यूज अगर मुझे मिल रही हैं, इट मींस कि हमारे पास में नंबर ऑफ बाउंड स्टेट सॉल्यूशन भी अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, डिपेंडिंग कि हमारे पास P0 की वैल्यू कितनी है। और क्योंकि P0 V0 पर डिपेंड कर रहा था, अभी हमने देखा था इसका वैल्यू 2m/h² इंटू V0 इंटू a/2 का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ P0 स्क्वायर, है ना। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V0 के लिए हमारे पास में बाउंड स्टेट सॉल्यूशन भी डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, अब आपको डिफरेंट केस लेने पड़ेंगे यहाँ पे। केस 1 कि P0 का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, केस 2 π/2 से π, है ना। तो डिफरेंट केस हम लोग लेते हैं, एंड देन वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस वी विल गेट। ओके, सो लेट मी टेक द फर्स्ट केस, केस 1, जिस समय पर P0 का वैल्यू लेस देन π/2 है, P0 का वैल्यू लेस देन π/2 है। तो देखो P0 का वैल्यू अगर लेस देन π/2 होगा तो 0 से π/2 कहीं इसके बीच में P0 जो है वो लाई कर रहा होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यहां पर है, तो ग्राफ को कुछ ऐसा आना चाहिए, ऐसा होते हुए, ठीक है ना, इंफिनिटी से अप्रोच करते हुए ऐसे आएगा ग्राफ। तो कितने पॉइंट पर कट किया हमारे पास ये ग्राफ कट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वाले पॉइंट पर, आप देख लीजिए। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, F2 का है, F2 का। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारे पास कट कर रहा है, और ये किसका था, F1 मींस 10 का ग्राफ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का, F1 किसका है, 10 का ग्राफ है। 10 मीन्स हो गया हमारे पास में सिमेट्रिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये कोसाइन से आ रहा था ना इस वजह से। और F3 का मीनिंग क्या हो गया, कोट, और कोट का मीनिंग क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक बाउंड स्टेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कोरस्पॉन्डिंगली। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां पर हमारे पास 1 जो है बाउंड स्टेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली 1 बाउंड स्टेट, एंड दैट वाज एक्चुअली फंक्शन F1 यानी सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नेचर का होगा, सिमेट्रिक नेचर का बाउंड स्टेट। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 2, सेकेंड पॉइंट में हम ये डिस्कस करते हैं कि P0 का वैल्यू π/2 से π के बीच में है, π/2 से π के बीच में, यानी π/2 से π कहीं यहां पर लाई करेगा बीच में P0 का वैल्यू। तो अब हम इंफिनिटी से लेकर के यहां ग्राफ अगर आते हैं तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। कितनी जगह कट किया है, एक पॉइंट ये वाला रहा और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाला है। ये फंक्शन F1 का है और ये फंक्शन हमारे पास F3 का है। सो इट मींस हमें 2 बाउंड स्टेट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक मिलेगा सिमेट्रिक, दूसरा मिलेगा एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट P0 का वैल्यू अगर हम लोग पाई से लेकर के 3π/2 की बात करेंगे, पाई से लेकर के 3π/2, तो हमें कितने सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, फिर दोबारा से इन्फिनिटी से लेकर के आओ और पाई से लेकर के 3π/2, यहां पर मान लो P0 लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे आएगा ग्राफ। कितने पॉइंट्स पर कट किया, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स। सो 3 बाउंड स्टेट सॉल्यूशन आर एग्जिस्टिंग। ठीक है, ये F1
और ये भी F1, यानी 2 सिमेट्रिक है ना, देखो ना 2 सिमेट्रिक और एक हमारे पास एंटी सिमेट्रिक। सो 2 सिमेट्रिक एंड 1 एंटी सिमेट्रिक। क्या हम आगे इसी प्रकार से कर लेंगे? ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी कर लेंगे हम लोग। बाउंड स्टेट सॉल्यूशन आपको पता चल गया, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट सॉल्यूशन आपने कैसे फाइंड आउट करना है। अब जो पेपर में आता है ना, वो पी नोड थोड़ी ना लिखा है यहाँ पे, हो सकता है कुछ जेड नोड दे दे, हो सकता है कुछ एक्स नोड दे दे, है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पी नोड की वो रिप्रेजेंट कर देंगे किसकी टर्म्स में, वी नोड के उसमें टर्म्स में, ठीक है ना। तो वी नोड की टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये केस नंबर 1 ही है, केस नंबर 1 ही है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे पी नोड का वैल्यू कितना था। तो देखो पी नोड स्क्वायर इज लेस देन पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो। और पी नोड स्क्वायर का वैल्यू था 2m बाय h कट स्क्वायर वी नोड एंड देन वी हैव a बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बाय 4 ही लिख दो इसको, a स्क्वायर बाय 4 एंड लेस देन पाई स्क्वायर बाय 4। सही है। अच्छा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। मुझे वी नोड मालूम करना था, तो वी नोड का वैल्यू आ रहा है लेस देन पाई स्क्वायर, यहां से जाएगा h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर। बताओ सही है। क्या आपको एक्सप्रेशन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जैसे एक इनफिनाइट पोटेंशियल वेल में मिलता है ना। एक सिमेट्रिक हमारे पास इनफिनाइट पोटेंशियल वेल, जहां पर यहां क्या होता है, n स्क्वायर होता है, लेकिन यहां n नहीं है। n का वैल्यू कितना है इस केस में, 1 है। रिमेंबर, n का वैल्यू 1 है। तो n का वैल्यू जब 1 है तो आपको कितने बाउंड स्टेट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। सो वी सी फ्रॉम हियर 1 बाउंड स्टेट एग्जिस्टिंग, यानी कि एक ही बाउंड स्टेट सॉल्यूशन मिल रहा है। 1 बाउंड स्टेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट जब n का वैल्यू कितना है, 1 है। और ये कंपैरिजन आपका होना चाहिए। और देखो एक चीज और है, ये जो वैल्यू है ना, ये अपर लिमिट नहीं हो गया वी नोड का। बताओ, वी नोड का अपर लिमिट है। देखो वी नोड मैक्सिमम कितना हो सकता है, वी नोड का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो आपने अपर बाउंड, अपर लिमिट को आपने चेक करना है ऑफ दैट वी नोड। तो हमारे पास में यहां पर n का वैल्यू कंपैरिजन करने से पता चल रहा है 1 के इक्वल है ऑफ दैट पोटेंशियल वेल हमारे पास जो था, इनफिनाइट पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो अब यहां पे 1 बाउंड स्टेट होगा। अगर मान लो यहीं पर दिया रहता, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन में दे दिया गया, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर से लेकर के वी नोड का वैल्यू है 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर, है ना। वैसे यहां पे वैल्यू देगा, ऐसे 2 स्क्वायर करके नहीं देगा, यहां 4 देगा, यहां 9 देगा ना, यहां पर 9 देगा वैल्यू। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि बताओ अगर वी नोड का ये वैल्यू लाई कर रहा है इनके बीच में, तो बताओ बाउंड स्टेट सॉल्यूशन कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट को चेक करना है, और वी नोड का अपर से अपर लिमिट ये होगा, मिनिमम तो ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू में मैं देख सकता हूं कि n स्क्वायर का वैल्यू 9 के इक्वल है, यानी n का वैल्यू 3 के इक्वल है। और जितने वैल्यू n की उतने ही बाउंड स्टेट, जितनी वैल्यू n की उतनी ही बाउंड स्टेट, मैं ऐसा कह सकता हूं, यानी n इज इक्वल टू 3 आ रहा है। सो फॉर दिस केस वी गेट द 3, हमारे पास में क्या होंगे, बाउंड स्टेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन ये लिमिट बहुत जरूरी है। देखो ये लिमिट बहुत जरूरी है। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ इतना सा दे देता है, अगर ये सिर्फ इतना देता तो हम क्या करेंगे, यहां पे n इज इक्वल टू 3 तो कंपैरिजन करने से पता चल ही रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 भी आएगा इसके अंदर, n इज इक्वल टू 1 भी आएगा, क्योंकि लेस देन बोल दिया ना इसने। तो अब हमारे पास कितने जो है बाउंड स्टेट सॉल्यूशन होंगे, 3 इसके, 2 इसके और 1 इसके, कितने होंगे टोटल, 6 बाउंड स्टेट सॉल्यूशन आर एग्जिस्टिंग। लेकिन अभी इसने ये वाला लिमिट दे दिया है, सो ओनली 3। ठीक है, तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे हमने बाउंड स्टेट सॉल्यूशन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। बाउंड स्टेट सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो गया कि फॉर द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द पी नोड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी, एंड वंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी, हमारे पास देखो पी की वैल्यूज ये तो मिल रही हैं हमें, ठीक है ना, ये हमें पी की वैल्यूज ही मिल रही हैं यहाँ पे, यहाँ पी की वैल्यूज मिलेंगी कोरस्पॉन्डिंगली हमको। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि K2 मिल जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया बाउंड स्टेट सॉल्यूशन की कंडीशंस। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड केस नंबर 2, अनबाउंड स्टेट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, 2। ठीक है ना, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम लोग अनबाउंड स्टेट सॉल्यूशन जो है वो कंसिडर यहां पर कर रहे हैं, यानी एनर्जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इस केस में, रिवर्स है ना, एनर्जी लेस देन 0 में बाउंड स्टेट, एनर्जी ग्रेटर देन 0 में अनबाउंड स्टेट। तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, आप खुद से सोचे एक बार, इसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए। देखो जो सेकंड हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा था ना रीजन नंबर 2 के लिए, दैट शुड रिमेन टू बी द सेम। सो psi2 तो सेम रहेगा, लेकिन psi1 और psi3 बदल जाएगा,
क्यों बदल जाएगा? बिकॉज वहां पर आपने ऐसा लिया था कि K1 का वैल्यू है माइनस का 2me बाय h कट स्क्वायर, सो दैट दिस बिकम रियल। लेकिन अब आप क्या चाहेंगे? आप क्योंकि एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है तो इस बार पॉजिटिव ले लेंगे, यही रियल बन जाएगा। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो नेगेटिव साइन आ रहा था, ठीक है, रीजन 1 और 3 में जो आप लिख रहे थे इक्वेशन, उसमें नेगेटिव साइन ना आते हुए अब की बार पॉजिटिव आएगा, यानी m स्क्वायर प्लस में K1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा K1। तो psi1 का वैल्यू होगा C1 e टू द पावर आयोटा K1x, और यहां पर इसका वैल्यू होगा C2 e टू द पावर माइनस आयोटा K1x। इमेजिनरी वैल्यूज, और अगर इमेजिनरी वैल्यूज मिल रही हैं इसका मतलब ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी नॉन जीरो है। ठीक है, तो हमारे जो टनलिंग कॉफिशिएंट, टनलिंग हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है वो राइज होगा यहाँ पे। और इस केस में जो आप टी का वैल्यू सोल्व करेंगे तो फाइनल में आपको रिजल्ट बता देता हूँ, वो रिजल्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द रिजल्ट वुड बी, ठीक है, इसका वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। टी का वैल्यू सोल्व होता है जे, ठीक है, जे ट्रांसमिशन, ठीक है, जे ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर फाइंड आउट करने के बाद लास्ट रिजल्ट हमारे पास आता है 1/1 प्लस वी नोड स्क्वायर बाय 4e वी नोड प्लस e, एंड देन वी हैव साइन स्क्वायर K2a। ये वैल्यू आपने याद रखना है, दिस यू शुड हैव टू रिमेंबर। ठीक है, फॉर द केस व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अभी आप ये चीज देखें यहां से कि ये जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट 100% आपको कब मिल सकता है? ठीक है, 100% चांस है कि हमारे पास में ट्रांसमिशन हो जाए, ठीक है ना, वेव का। वो कब केस हमारे पास पॉसिबल होगा? सो देखिए, टी का वैल्यू 1 तभी आ सकता है व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर K2a विल बिकम 0। ओके, सो 100% ट्रांसमिशन अकर if sin square K2a will become 0, और इसे दैट कि K2a का वैल्यू becomes n pi। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं K2 का वैल्यू कितना आया था? अंडर रूट में 2m ऑफ e प्लस का v नोड बाय h कट स्क्वायर, एंड देन वी हैव a एंड दैट इज इक्वल टू n pi। बस ये कंडीशन अगर इंपोज हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि 100% ट्रांसमिशन होगा। ग्राफ भी बना सकते हैं इवन आप, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट वर्सेस एनर्जी का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो देखो ग्राफ में सबसे अपर लिमिट कितनी है? 1। भाई टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 100%। प्रोबेबिलिटी 100% ही तो मैक्सिमम हो सकती है, 1 ही तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है। ठीक है, किस समय? जब आर का वैल्यू कितना हो जाए? 0, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट विल बिकम 0, तब हमारे पास ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट बन जाएगा। तो इससे ऊपर ग्राफ नहीं बनेगा, आप ये चीज ध्यान रख लें। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप देख सकते हैं एनर्जी 0 है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे एनर्जी 0 है तो आप यहां 0 रखेंगे, वी नोट स्क्वायर बाय 0 इंफिनिटी बन गया। इंफिनिटी में आप 1 को ऐड करेंगे, इंफिनिटी रहेगा, 1 बाय इंफिनिटी 0 हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट का वैल्यू 0 हो गया। फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ा, एनर्जी इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे आप देख सकते हैं साइन का कैरेक्टर कैसा होता है? ऑस्किलेशन कैरेक्टर होता है, ऑस्किलेट करेगा मतलब हमारे पास में ना। तो ऐसे जाएगा, देखो ग्राफ यूं ऐसे जाकर के, और फिर ऑस्किलेशन होने लग जाएगा लाइक दिस। और ऑस्किलेशन करते 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 हाइयर वैल्यूज ऑफ एनर्जी पर ये 1 को टेंड करने की कोशिश कर रहा है। क्यों टेंड करने की कोशिश कर रहा है 1 को? क्योंकि अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वेरी लार्ज, अगर ई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये समथिंग 1 बाय इंफिनिटी, ये 0, ये कंप्लीट टर्म 0, 1 बाय 1 बिकम्स 1। तो ये 1 को टेंड करेगा ग्राफ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 0, ऑस्किलेटरी बिहेवियर, एंड एट हाइयर वैल्यूज ऑफ एनर्जी दिस टेंडिंग टू इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ऐसा आप लोग ग्राफ जो है ना इसमें बना सकते हैं, और ये वैल्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बार रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सिमिलर है, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हैं, हम लोग नहीं करवाएंगे, लेकिन जो टी का वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, सो लेट मी डिस्कस अबाउट द रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। देखो ये बैरियर है ना, वेल थोड़ी ना है, बैरियर है। तो ये बैरियर कुछ इस शेप का होगा हमारे पास ना, बैरियर। पार्टिकल यहां से आएगा, कुछ बैरियर आएगा यहां पे, ठीक है ना। तो अभी देखो यहां पर जो है ना, इस केस में इसका जो हमारे पास हाइट है वो वी नोट एज्यूम कर लेते हैं, सेम x इक्वल टू 0, ये भी प्लस a बाय 2, ये माइनस a बाय 2,
यहाँ पर पोटेंशियल जीरो, यहाँ पोटेंशियल जीरो, सेम टू सेम सब कैलकुलेशन, और तब जाकर के हमारे पास E लेस देन वी नोड, ठीक है, E ग्रेटर देन वी नोड और E लेस देन वी नोड, ये दो केस आपके बन सकते हैं। ये दो केस बनेंगे तो T का वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। इसमें ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आएगा, देखो दोनों वाले केस में, दोनों केस में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही आएगा, सिर्फ एक चीज का अंतर है, यहां पर प्लस साइन था, यहां माइनस साइन आएगा, मतलब होगा हमारे पास रिजल्ट 1/1 प्लस में वी नोड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4E एंड E माइनस वी नोड एंड साइन स्क्वायर K2A, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है ना वी नोड से, तो E माइनस वी नोड, यू शुड हैव टू राइट E माइनस वी नोड, बाकी सब रिजल्ट सेम है। और जिस समय E लेस देन वी नोड होगा तो रिजल्ट में क्या चेंज आता है, यहां पर वी नोड ज्यादा है E से, तो इस बार क्या होगा, E माइनस वी नोड की जगह पर वी नोड माइनस E, और साइन की जगह पर आता है साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 1/1 प्लस का वी नोड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4E एंड देन वी हैव वी नोड माइनस E एंड साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर K2A। अभी ये रिजल्ट हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस पर से बेस्ड क्वेश्चन आता है आप लोगों का, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो आपका डायरेक्ट नहीं आता है, कुछ मतलब कंडीशन इंपोज कर देगा, जैसे K2 का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, लेट अस कॉल केस हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर K2A का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, कब ज्यादा हो सकता है K2A का वैल्यू ज्यादा, तभी होगा जब A का वैल्यू ज्यादा हो या फिर वी नोड का वैल्यू, यानी इस बैरियर की या तो हाइट बहुत ज्यादा चली जाए या फिर इसका जो हमारे पास में विड्थ है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में K2A का वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगा। और जब अगर ये लार्ज हो जाएगा, सो इन दैट केस साइन हाइपरबोलिक K2A कैन बी रिटन लाइक दिस कि e टू द पावर K2A माइनस e टू द पावर माइनस K2A डिवाइडेड बाय 2। तो अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगा। बताओ ना, अगर मान लो इन्फिनिटी टेंड कर गया तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। तो ये मतलब बहुत स्मॉल, मतलब नेगलेक्ट भी कर सकते हो आप एक तरीके से। तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, द रिजल्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली e टू द पावर K2A डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहां क्योंकि इस हाइपरबोलिक का स्क्वायर लग रखा है ना, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो आप यहां स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, दैट मीन्स e टू द पावर 2K2A डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। क्या हम ये वैल्यू यहां पर रखने पुट कर दें, है ना, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एक पर्टिकुलर केस में आएगा जब K2A का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पुट कर लेंगे, तो मेरे पास T का वैल्यू आ रहा है 1/1 प्लस वी नोड स्क्वायर बाय 16, है ना, 4 इंटू ये 4 16, तो 16E ऑफ वी नोड माइनस E एंड देन वी हैव e टू द पावर 2K2A। सही है, दोनों टर्म्स में से e टू द पावर 2K2A कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहां पे फर्दर इसे सोल्व करेंगे, तो 1/e टू द पावर 2K2A कॉमन ले लेता हूं मैं, तो मेरे पास यहां से आएगा, एलसीएम भी ले लेता हूं। देखो दो काम एक साथ करूंगा, पहला दोनों टर्म्स में से e टू द पावर 2K2A इज कॉमन एंड आल्सो यू हैव टू टेक द एलसीएम, एलसीएम भी आप लोगों ने यहां से ले लेना है, ठीक है। तो रिजल्ट आपको बताता हूं मैं, रिजल्ट आएगा 16E, ठीक है, वी नोड माइनस E, ठीक है, एंड देन प्लस का वी नोड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये आपने कॉमन ले लिया ना, हाँ ठीक है, यू शुड हैव टू टेक कॉमन ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर माइनस का 2K2A से एंड डिवाइडेड बाय 16E ऑफ वी नोड माइनस E। थोड़ा आप ध्यान से देखें, ये रिजल्ट आएगा, देखो e टू द पावर 2K2A कॉमन लिया मैंने, तो यहां क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस का 2K2A, वो ये रहा, एलसीएम लेंगे यही सेम क्वांटिटी यहां आएगी, वो ये रहा, प्लस का वी नोड स्क्वायर वो ये है, e टू द पावर 2K2A बाहर आ चुका है, डिवाइडेड बाय एलसीएम लेने के बाद यही सेम यहां पर, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अगर K2A का वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगा तो ये वैल्यू भी 0 को टेंड करेगा, भाई e टू द पावर माइनस 2K2 है ना, तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगा। अब ये ऊपर आएगा तो हमारे पास कितना आया, 16E ऑफ वी नोड माइनस E डिवाइडेड बाय दिस वी नोड स्क्वायर एंड देन e टू द पावर 2K2A को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस 2K2A। ये रिजल्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल बैरियर एंड द पोटेंशियल वेल, फाइनाइट पोटेंशियल वेल हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी एग्जाम हो देखो दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास है कि जो हमारे पास ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज आ रही हैं, इन पर बेस्ड जो है फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। तो अब आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का भी जिक्र करेंगे, जिसमें ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म जो है ये हमारे लिए काम का है ना।
CSR नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इतनी यूजफुल नहीं है। देखो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पूरा मतलब फॉर्मुलिज्म है, आप देखेंगे फ्रॉबिनियस मेथड का यूज करते हुए, वो मैंने करवाया हुआ भी है, ठीक है ना, इसी चैनल के आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पे ही, ठीक है। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, लेंदी है, तो हम वो अडॉप्ट ना करते हुए ऑपरेटर वाला फॉर्मुलिज्म अगर करें फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, हमारे लिए ईजी होता है, ठीक है। और क्वेश्चन भी वहीं से बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।